हाँ जी, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें एमसीक्यूज़ कर रहे हैं हम। 4 वीडियोज़ एमसीक्यू की अपलोड हो चुकी है, तो आज अपनी 5th वीडियो है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को सिटी मीन्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। यही सब्जेक्ट आपका डिफरेंस करेगा, आपका डिफरेंस तैयार करेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो सबने कर रखे हैं ना, उस कंपटीशन में तो आप हो। लेकिन ये वाला जो है ना, ये सब्जेक्ट अगर रेडी कर लेते हो आप, तो आपके 3-4 नंबर, 5 नंबर से आप 5 में से 4 नंबर भी ले लोगे, 3 नंबर भी ले लोगे, तो भी आप उस कंपटीशन की दौड़ से आगे निकल जाओगे। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट आपका यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छे रेडी कर लीजिए। आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कंटिन्यूटी में, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना आज का फर्स्ट MCQ है, व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स। वस्तुओं की पूर्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, बिक्री के लिए उपलब्ध स्टॉक, टोटल स्टॉक इन द वेयर हाउस, गोदाम में कुल स्टॉक, द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, माल का वास्तविक उत्पादन, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इसका आंसर अपना क्या आएगा, 4th आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ये बोल रखा है कि सप्लाई का मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी जो लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है, सेल के लिए, बेचने के लिए, हर पर्टिकुलर प्राइस पर, हर प्राइस पर और पर यूनिट टाइम पर और हर टाइम पर। ठीक है, ये वो चीज़ है। सिर्फ जो स्टॉक में चीज़ें पड़ी है, वस्तुएं पड़ी है, वो हम सेल नहीं कह सकते। सेल हम उसी को कहेंगे जो कम्प्लीटली लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए अवेलेबल की जा रही है पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्राइस पर। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड है कौन सा रिलेशन, कौन सा संबंध है जो मांग के नियम को परिभाषित करता है। अब मांग का नियम वाला चैप्टर आपका अच्छे से भी क्लियर है। तो मांग का नियम हमें क्या कहता है, मांग का नियम हमारे कीमत पर, ठीक है, कीमत पर और किस पर, मांग का नियम है जो अपना वो प्राइस पर और हमारी उस पे कमोडिटी पर, ठीक है, उसके साथ हमारा संबंध बताता है कि वो कितनी क्वांटिटी में डिमांड करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, कि कितनी प्राइस पर कितनी क्वांटिटी लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। लॉ ऑफ डिमांड यही हमें परिभाषित करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, किसी वस्तु की कीमत और मात्रा में। ठीक है, सप्लाई कमोडिटी आ गया ना, क्वांटिटी आ गया, तो हम कितनी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत और मात्रा में लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या करता है, परिभाषित करता है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 बार करवा दिया। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों आएंगे ना। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, स्रोतों पर सरकार का भी कंट्रोल होगा और स्रोतों पर जो मार्केट फोर्सेस हैं उनका भी कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आधुनिक और पारंपरिक उद्योग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, विदेशी और घरेलू निवेश और वाणिज्यिक और निर्वाह खेती। तो आंसर क्या आएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट भी है, दोनों का मिश्रित क्या चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, अर्थव्यवस्था दोनों की निश्चित रूप से चल रही है। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड से आप क्या समझते हो, ये भी अपना चैप्टर हो चुका है। डिज़ायर फॉर द कमोडिटी, वस्तु की इच्छा, नीड फॉर द कमोडिटी, वस्तु की आवश्यकता, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, उस वस्तु की मांग की मात्रा, क्वांटिटी दैट कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाई एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग एन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वह मात्रा जो उपभोक्ता किसी विशेष अवधि के दौरान विविध कीमतों पर खरीदने में और सक्षम और इच्छुक है। मैंने डिमांड वाले चैप्टर के फर्स्ट डे ही आपको बताया था कि 2 चीज़ें होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। एक कि हमारे अंदर उस चीज़ को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए।
ठीक है, विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर उस चीज़ को खरीदने की एबिलिटी होनी चाहिए, सक्षम होने चाहिए हम। तो इसका आंसर क्या आएगा, वह मात्रा जो उपभोक्ता किसी विशेष अवधि के दौरान विभिन्न कीमतों पर खरीदने में सक्षम और इच्छुक है। दोनों में से एक ही नहीं होगा तो हम उसको डिमांड नहीं कह सकते, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है अपना जीडीपी, ठीक है, और एक होता है अपना जीएनपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें सिर्फ दो वर्डों की ही डिफरेंस है, एक डोमेस्टिक और एक नेशनल। डोमेस्टिक मतलब कि हमारे अंदर की अर्थव्यवस्था में, सिर्फ हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था में कौन सी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है। जीडीपी का मतलब यही होता है ना कि सभी वस्तुओं सभी सेवाओं का उत्पादन जो एक अर्थव्यवस्था में होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो जीडीपी क्या होगा, डोमेस्टिक हो गया, मतलब घरेलू रूप से जिस वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। और जीएनपी क्या हो गया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब विदेशी जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी जो हमें आय प्राप्त हो रही है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। आगे समझ। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ये नहीं आ सकता क्योंकि ये किसका होता है, ये तो जीडीपी का होता है। देश में सभी लेन देन का कुल मूल्य, लेन देन का तो हम इसमें बात ही नहीं करते, इसमें हम यहाँ तो अपनी आय की बात करते हैं, यहाँ अपने उत्पाद की बात करते हैं, यहाँ अपने खर्चे की बात करते हैं। तीन तरह से जो हमारी इनकम होती है, हमारी नेशनल इनकम होती है, वो मापी जाती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से, खर्च मेथड से, इनकम मेथड से, आय मेथड से, प्रोडक्ट मेथड मतलब उत्पादन मेथड से, ठीक है। सो ये नहीं आएगा। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में मूल्यह्रास, ये भी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड होता है। डेप्रिसिएशन हमारा तब फर्क डालता है, डेप्रिसिएशन का फ़र्क कब डलता है, जब हम बात करते हैं ग्रोस की और नेट की, जब हम बात करते हैं ग्रोस की और नेट की। तो हमें क्या बताना है, हमें वो बताना है, सॉरी, हमें ग्रोस नेशनल ही बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है, हमारे मूल्यह्रास से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, और विदेशों से शुद्ध कारक आय, ये चीज़ होगी। मैंने आपको क्या बताया ना कि विदेशों से भी जो हमारी आय हो रही है वो हम किस में लेते हैं, नेशनल में लेते हैं, ठीक है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कि हमारे देश में भी जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, जितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसके जमा में हम प्लस में हम क्या करेंगे, जो हम फॉरेन कंट्रीज से हमारी जो इनकम आ रही है या हमारा जो उत्पाद वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो हम किस में लेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में लेंगे, क्योंकि हम ये नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट फैक्टर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल रिवाइजिंग द पॉवर्टी लाइन पीरियोडिकली, गरीबी रेखा को समय समय पर संशोधित करते समय किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो बाय कंडक्टिंग ए सर्वे एवरी 5 ईयर्स, की हमें जो सर्वेक्षण है हर 5 साल बाद करते हैं, ठीक है। सर्वे कैरिड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया गया सर्वेक्षण, ठीक है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो इसमें क्या आएगा, इसमें ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। बोथ ए एंड बी कैसे, कि जो हमारे गरीबी रेखा का जो हमारा आंकलन किया जाता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, वो हर 5 साल बाद किए जाते हैं, और वो कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है, NSSO करती है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है, ठीक है, हर 5 साल बाद करता है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, NSSO करती है, और ये किसके अंडर काम करती है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो ये काम करती है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंशन के, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है।
ये आप नाम याद रखना कि जो NSSO है किसके अंडर काम कर पॉवर्टी लाइन का डाटा कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, तो वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंशन की। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन प्राइस फ्लोर इज सेट अबव, ठीक है, व्हेन प्राइस फ्लोर इज सेट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस इट विल रिजल्ट इन, जब कीमत तल को संतुलन कीमत से ऊपर सेट किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस, ठीक है, मूल्य का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मूल्य होता है वो कैसे सेट होता है, मूल्य हमारा कैसे सेट होता है, ये देखिए आप। ठीक है, हम मूल्य कैसे सेट करेंगे, ये देखो, ये हमारी क्या होती है, क्वांटिटी होती है, और ये हमारा क्या होता है, प्राइस होता है, ये हमारा प्राइस होता है। डिमांड का कर्व मैंने आपको बताया कि डाउनवर्ड स्लोप होता है, स्ट्रेट होता है। सप्लाई का कर्व आगे करेंगे तो वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, जिस कीमत पर ये सारा अपना प्राइस जा रहा है ना, जिस कीमत पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, संतुलन मूल्य माना जाता है। ठीक है, संतुलन मूल्य माना जाता है, ये हमारा संतुलन मूल्य है, आप देखिए। ठीक है, अगर प्राइस फ्लोर क्या कर देंगे हम, इस संतुलन मूल्य से ऊपर कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेट, अब अपना इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये है, लेकिन अगर हम ऊपर सेट कर दें, यहाँ पर सेट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, तो हमारी जो डिमांड है वो तो ऐसे जा रही थी और जो सप्लाई है वो ऐसे जा रही थी। तो इतनी चीज़, ये जो क्या हो गया, ये होगी एक्स्ट्रा होगी ना, सरप्लस हो गया। ये क्या हो गया, सरप्लस हो गया कि हमारी डिमांड कम है और सप्लाई में हमारी इतनी चीज़ एक्स्ट्रा में पड़ी है, इतनी चीज़ हमारी एक्स्ट्रा में पड़ी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करके दोबारा दिखा देती हूँ। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था, जब हमने प्राइस ऊपर सेट करा तो ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है ये हमारा एक्स्ट्रा सरप्लस है। ठीक है, ये क्या है, हमारा अधिशेष है, सरप्लस है। क्यों, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये वाला था, हमने ऊपर सेट कर दिया प्राइस, तो इतनी प्राइस पर जो इतनी ये चीज़ हमारी सरप्लस में आ गई। ठीक है, क्योंकि आप क्लियरिटी से खुद ही देख सकते हो ना कि हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, उस वैल्यू पे हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। ये देखिए, डिमांड हमारी ऐसे गुजरी है, सप्लाई हमारी ऐसे गुजरे, तो इतनी सप्लाई हमारी ज़्यादा है ना, तो सरप्लस ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, सरप्लस। ठीक है, इसका आंसर आएगा अपना बी, सरप्लस होगा, अधिशेष होगा। उसके बाद है अपना 8th क्वेश्चन मैंने आपको GNP वाले में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वाले में पीछे समझाया था। सो अब मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, व्हाट इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में जरूर आ सकता है कि GDP क्या होता है, क्योंकि GDP हम बहुत सुनते हैं, हमारा GDP इतना है, हमारा GDP इतना है। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन दी कंट्री, ये क्या ये होगा, द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इन दी कंट्री, क्या ये होगा। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री, देश में सभी लेन देन का कुल मूल्य। द रिडक्शन इन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑन फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम। तो मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि GDP में क्या होता है कि एक देश में कितनी चीज़ें, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कितनी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, सभी को मिला के वो होगा हमारा घरेलू लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर ग्रॉस GDP होगा। ठीक है, और जो हम नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, GNP होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री करेंगे। ठीक है, तो विद इन ए कंट्री कौन सा है, D है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है अपना, D ऑप्शन है। एक मिनट, हाँ, कौन सा ऑप्शन है अपना, D ऑप्शन है।
ठीक है, डी ऑप्शन है। एक विशिष्ट अवधि के दौरान देश के भीतर निर्मित सभी तैयार माल और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बोर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलुस्ट्रेट। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की झुकी हुई आकृति क्या प्रदर्शित करती है। अब उत्पादन संभावना वक्र अपना कैसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था, ये है बोर्ड शेप है। ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रही है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, अवसर लागत थी। और मैंने आपको ये बताया था कि जब आप स्रोतों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करेंगे तो उसकी जो अवसर लागत होगी वो हर लेवल पर बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी कनकेव शेप होती है, धनोत्तर शेप होती है, बोर्ड शेप होती है किसकी, हमारी पीपीसी कर्व की। तो इसमें हमें क्या दिखा रहा है, सीधा सीधा हमें पता है बढ़ती अवसर लागत का नियम दिखा रहा है। ठीक है, बढ़ती अवसर लागत का नियम दिखा रहा है ये कि जब आपने एक्स वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करा तो वाई वस्तुओं का उत्पादन उस लेवल से नहीं बढ़ेगा जिस लेवल से आपने एक्स में से ट्रांसफ़र किया है। मतलब आपकी लागत ज़्यादा लगेगी और आपको लाभ कम होगा, हानि ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, बढ़ती अवसर लागत का नियम हमें दर्शाता है पीवीसी कर्व की ये वाली शेप। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। समाज के सामने मुख्य आर्थिक समस्या क्या है। 3 ही आर्थिक समस्याएं थी। जो स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं, स्रोतों की कमी है और स्रोतों के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, डिफरेंट यूजेस हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, कमी, स्कैर्सिटी, हमारा फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, कि स्रोतों में क्या है, बहुत कमी है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। होप है आपको ये 10 के 10 MCQ अच्छे से समझ आए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपको ऐसे कंटिन्यूटीज़ में MCQ सीरीज़ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।